हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और हमने उसके प्राइमरी सर्किट को समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इसका सेकेंडरी सर्किट कैसे बिहेव करता है, और जब ये हम समझ में आ जाएगा हमारे को कि सेकेंडरी सर्किट कैसे बिहेव करता है, देन विल वी मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आफ्टर डूइंग दिस हम ये समझेंगे कि ये ईएमएफ, टीपीडी और इंटरनल रेजिस्टेंस को किस तरीके से मेजर करता है। तो चलिए पहले हम इस सेकेंडरी सर्किट को समझते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा। आप देख पा रहे होंगे सेकेंडरी सर्किट में एक सेल E2 लगा हुआ है विद एक रेजिस्टेंस R1। ये रेजिस्टेंस काफी हाई होनी चाहिए, क्यों होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है ये। इसका एक रोल है, एक गैल्वेनोमीटर लगा है और एक जॉकी है। अब बेसिकली इस जॉकी को हम इस वायर के अलोंग डिफरेंट पोजीशन पे पुट करते हैं, राइट। और एट अ पॉइंट हम लेट कर लेते हैं इस पॉइंट N पे, जैसे ही इस जॉकी को प्लेस करते हैं इस गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जिस पॉइंट पे ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है उस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। तो लेट कर लेते हैं यो N वही नल पॉइंट है। तो एट N दैट इज हमारा नल पॉइंट, जिसको हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर does not show any deflection। सवाल फिर से इधर यही आता है कि आखिर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो क्यों नहीं किया। बिकॉज यहाँ पर एक सेल भी है हमारे पास और ये सर्किट जो हम AEGN देख रहे हैं सेकेंडरी सर्किट, ये कंप्लीट भी हो चुका है। फिर भी गैल्वेनोमीटर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो नहीं करने का रीजन क्या है। तो इसका एक रीजन है, बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप लोगों को याद हो कि आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जब दो सेल सिमिलर टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस, मैं यहाँ दो सेल को कनेक्ट कर रहा हूँ सिमिलरली, लेट दिस E1 एंड दिस लेट बी E2। सो वी नो कि इसका जो नेट होगा दैट इज नथिंग बट E1 माइनस E2। आई थिंक सबको ये चीज पता होगी, कंसिडरिंग E1 इज ग्रेटर देन E2, राइट। और अगर हम ये सोच लें कि ये दोनों इक्वल हो जाता है तो नेट बिकम जीरो। यहाँ पर सेम बिहेवियर हो रहा है। बेसिकली इस लेंथ तक की भी एक पोटेंशियल होगी। लास्ट वीडियो हमने देखा था जैसे जैसे हम इसकी लेंथ के साथ इंक्रीज कर रहे होंगे, एक पॉइंट इंक्रीज कर रही होगी लेंथ के अलॉन्ग, तो इसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल अक्रॉस AN और दिस लेंथ L और लेट दिस बी L, जहाँ पर ये नल पॉइंट मिला। सो पोटेंशियल अक्रॉस AN must be equals to this E2, right। तभी वहां पर उसने नल पॉइंट शो करा होगा। बिकॉज ये भी अगर आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, ये जो पोटेंशियल अक्रॉस AN है वो एक सेल की तरह काम कर रहा है जिसके टर्मिनल कुछ ऐसे हैं। दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस AN टिल दिस लेंथ के लिए। और आप नोटिस करोगे कि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है सेम तरीके से। तो ये VAN माइनस E2 रहा होगा। इसको अगर हम और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाए इस इक्वेशन में आने से पहले, तो अगर हम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट करें तो ये जो E1 में बना रहा हूँ दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल अक्रॉस AN, राइट। और नेट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो हमारी जो E1 की मैं रिप्लेस कर दूंगा V अक्रॉस AN से, राइट। ये सिनेरियो कुछ ऐसा ही बन रहा है। और सिंस गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया है तो हम कह सकते हैं दिस नेट पोटेंशियल शुड बी जीरो। समझ पा रहे हैं। और इसको अगर इधर उधर हम ले जाए, ट्रांसपोज करें, so what we have is E2 is equals to B of AN। तो बेसिकली ये रीजन है कि गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। अब अगर हम इसकी समरी की बात करें कि एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट्स बड़ा सिंपल है कि जो भी यहाँ का पोटेंशियल होगा नीचे का मतलब सेकेंडरी सर्किट का, वो पोटेंशियल हमेशा उस लेंथ पे बैलेंस्ड होगी जिस लेंथ पे ये नल पॉइंट देगा, राइट। जैसे इस केस में यहाँ की पोटेंशियल नहीं, मैं EMF ले रहा हूँ बिकॉज सिंस गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया होगा, इट मीन्स कि अभी भी ये E2 मेंटेन ही होगा। देयर इज नो TPD बिकॉज TPD तभी मेंटेन होगा जब सेल से करंट ड्रॉ होती है। सिंस इस सेल E2 से कोई करंट ड्रॉ नहीं हुई है अभी भी, तो अभी भी हम कह सकते हैं कि यहाँ का EMF ही मेंटेन है। और इन शॉर्ट में यहाँ की EMF ही बैलेंस्ड होगी इस लेंथ पे।
और उस लेंथ की पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू VAN। फर्दर हम ये देख सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस VN नथिंग बट K इंटू L, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। K मल्टीप्लाई बाय द गिवन लेंथ विल गिव द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं E2 इज इक्वल्स टू KL, एंड दिस इज हाउ ये पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द EMF ऑफ द सेल, बिकॉज ये लेंथ को हम फिजिकली मेजर कर लेंगे। ये हमारे को प्राइमरी सर्किट से पहले ही पता होगा। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम, अब सवाल यहाँ पर ये आता है किस तरीके से हम EMF को मेजर कर लेंगे। टू मेजर द EMF ऑफ द सेल, उसके पीछे सेकेंडरी सर्किट का कॉन्सेप्ट था, और आपने देखा कि सेकेंडरी सर्किट में जैसे ही किसी पर्टिकुलर लेंथ पे हमारे को गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, हमारे को ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं यहाँ का पोटेंशियल, और इस केस में EMF होगा बिकॉज देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, इज बैलेंस्ड अलोंग दिस लेंथ। दिस लेंथ से मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस लेंथ, and the potential of this length is nothing but K into L. So this is how EMF of cell is measured. अब यहाँ पर बड़ा एक important question आता है कि मैंने वो एक very high resistance as series लगा रखा है, very high resistance, ये काफी बार पूछा भी गया है, at series लगा रखी है, right? आप नोटिस करोगे this R1। तो इसका क्या रोल है? इसका सिंपल इतना रोल है कि हमें पता नहीं होता कि ये नल पॉइंट हमें यहाँ पर मिलने वाली है। उसके पहले हम काफी डिफरेंट पोजीशन पे इस जॉकी को प्लेस करेंगे और थोड़ा स्लाइड करते हुए इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। लेकिन जब इसको हम नॉन नल पॉइंट पे इसको हम कनेक्ट कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उस केस में गैल्वेनोमीटर में करंट होगा, और सिंस गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता, मेजर नहीं करने से मेरा मतलब है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, और इस तरह से वो डैमेज हो सकता था। तो उस डैमेज को रोकने के लिए हमने एक सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगा रखा है, ताकि इस E2 के साथ, सिंस ये सीरीज में हाई रेजिस्टेंस है, तो अगर करंट ड्रॉ भी हो तो बहुत ही मिनिमम या मिनिमल करंट ड्रॉ हो, जो सिर्फ जिसके कारण सिर्फ ये डिफ्लेक्शन शो करे और ये डैमेज ना हो। तो इन शॉर्ट में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाई रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगाते हैं वो प्रैक्टिकल लॉजिकली इसलिए लगा रहे हैं कि जब तक हमें नल पॉइंट नहीं मिलता और हम नल पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं बाय स्लाइडिंग दी दिस जॉकी ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर, तो जब तक हमें नल पॉइंट नहीं मिलता और डिफरेंट पॉइंट को जो टच कर रहा होगा, जहां पर करंट ड्रॉ हो रहा होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, तो ये ज्यादा करंट इससे ड्रॉ ना हो जाए, बिकॉज उस केस में गैल्वेनोमीटर कैन बी डैमेज। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका सिंपल आंसर है टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम damaging, right? Due to high current drawn from secondary circuit. I hope समझ पा रहे हो। तो यहां तक हम ये देख चुके हैं कि how we can measure the EMF of the cell. Now we move toward the second application. ये अगर हमें TPD measure करना है, terminal potential difference of the same cell measure करनी है, right? So how we will do that? So next topic is to measure the TPD of secondary cell. चलिए इसको भी फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं उसी सर्किट को। लेट दिस बी प्राइमरी सर्किट का E1, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ये इसका पोटेंशियोमीटर वायर है यहाँ से यहाँ तक, रेजिस्टेंस कैपिटल लेंथ, टोटल लेंथ L, this we are, और this is E1, this is the primary circuit, right? Now secondary circuit में जो हमने बनाया था अब तक, वो बनाई थी हमने कुछ इस तरीके से, there E2 is there with this high resistance R1। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस विद सम स्विच हमने कनेक्ट कर दिया R2, right?
होता क्या है कि जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, दैट इज दिस R2 को हम प्ले में लेकर आते हैं, तो अब देखो कि ये सर्किट अपने आप में जो नीचे वाला सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है और करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, दिस E2। इवन इफ अगर हमने गैल्वेनोमीटर को कहीं नल पॉइंट पे ढूंढा है या नहीं, ये मैटर नहीं कर रहा। अभी हमने कोई नल पॉइंट नहीं ढूंढ रहे, बट स्टिल जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, ये सेकेंडरी सेल का जो इनर पार्ट है वहां से करंट ड्रॉ हो गया, और सिंस E2 से करंट ड्रॉ हो चुका है, तो नाउ दिस E2 इज कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने यही पढ़ा है, व्हेनेवर द सेल से करंट ड्रॉ होती है तो वो V डेवलप कर लेता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। सो नाउ दिस E2 इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल V। अब बेसिकली जब जॉकी को इसके ऊपर हम मूव करा रहे होंगे तो ये इस V को बैलेंस कर रहा होगा, ना कि इस E2 को। अनलाइक फर्स्ट केस में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हुआ था बिफोर कनेक्टिंग टू दिस नल पॉइंट और इवन आफ्टर कनेक्टिंग टू दिस नल पॉइंट, राइट। जब हम इसको नल पॉइंट पर करते तब भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, और जब नहीं कर रहे थे तो उस केस में भी E2 से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेटली E2 इज बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट। बट इस केस में अगर हम देखें, E2 से करंट ड्रॉ हो चुका है बिफोर फाइंडिंग दिस नल पॉइंट, और नाउ E2 इज कन्वर्टेड इनटू दिस TPD। अब ये TPD को मेजर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे लेंथ पे बैलेंस्ड होगा, से दिस L2 पे बैलेंस्ड हो गया है। सो नाउ वी कैन से कि जैसे उस स्विच को हमने ऑन किया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड एट, से अब यहाँ पर AM, सो पोटेंशियल अक्रॉस AM, पोटेंशियल अक्रॉस AM इज नथिंग बट K into L। सो इस तरीके से हम V भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ TPD इज मेजर। मतलब जब ये सेल ऑफ होगा तो वो E2 को बैलेंस करेगा, जब ये सेल ऑन, इस स्विच ऑन होगा तो वो TPD को बैलेंस करेगा। और ये भी आपको, सॉरी L2, दिस इज मिस्टेक, दिस इज L2, राइट। सो अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर ये देख लें, मैं थोड़ा सा फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको स्विच के साथ। थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पर ये स्विच है और ये ओपन है। तो अब यहाँ से दो केसेस हमारे पास ओरिजिनेट हो रहे हैं। स्विच हमारा ओपन है या स्विच हमारी क्लोज है। सेम सर्किट में अगर हमारी स्विच ओपन है तो आप नोटिस करोगे कि इस सेल E2 से कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ है। सो वी कैन से नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस E2। और उस केस में यहाँ का जो पोटेंशियल वो EMF सेम ही हो जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर I आप यहाँ 0 पुट करते हो, put I equals to 0, so what we see is V is nothing but E। तो यहाँ पर वो EMF ही बैलेंस्ड है। EMF that is E2 is balanced at length L1। किसी और लेंथ पे से कर लो, ये L1 लेंथ पे बैलेंस्ड हुआ। आप नोटिस करोगे मैं L1 को बड़ा दिखा रहा हूँ, ये भी नोटिस करना। आप थोड़ा सोच सकते हो, थोड़ा सोचो कि मैं L1 को बड़ा क्यों ले रहा हूँ in the switch is open, right? कोई आइडिया मिल रहा है आप लोगों को? जब मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस स्विच को ओपन रखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ ये गैल्वेनोमीटर इस लेंथ L1 पे जो ऑब्वियस से L2 से बड़ा दिख रहा है उस पे बैलेंस्ड हो रहा है। और ये मैं लिख रहा हूँ नो करंट इज ड्रॉन, E2 is balanced at length L1, but when switch is closed, current is flown, a current is drawn from the cell, Now TPD is balanced, V is balanced at length L2। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपने सोच लिया हो, बहुत लोगों को पता नहीं, फिर भी नहीं पता तो मैं समझा दूं कि EMF is always greater than or equals to TPD, right? Obviously EMF is the maximum potential a cell can provide। तो अगर करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है तो उस केस में बैलेंस हो रहा था E2, जो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू रही होगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए, दिस E2 को बैलेंस करने के लिए लेंथ की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा रही होगी, AL1। वह जब करंट ड्रॉ हो गया होगा उससे TPD बैलेंस हुई होगी, उसके लिए थोड़ी कम लेंथ पे ही बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज दिस V इज लेस देन E2। आई थिंक ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो दिस इज वाई
लेंथ वेरी, राइट। पहले वो ईएमएफ को बैलेंस किया ऑब्वियस ज़्यादा बड़े लेंथ पे, उसके बाद वो टीपीडी को बैलेंस कर रहा है। जब वो स्विच ऑन कर दिया हमने, करंट ड्रॉ हो गया, E2 रिड्यूस टू पोटेंशियल, रिड्यूस टू, मेरे इस स्टेटमेंट को समझेंगे, ईएमएफ रिड्यूस टू पोटेंशियल, घट के पोटेंशियल हो जाती है, पोटेंशियल इज लेस ना, तो उस केस में वो कम लेंथ पे बैलेंस होगी, राइट। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि टीपीडी भी हम मेजर कर सकते हैं एज वेल एज ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं। अगर किसी को ईएमएफ और टीपीडी में डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं कोई अलग वीडियो बना दूंगा मैं कभी। फिलहाल के लिए तो अभी इतना ही है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे जाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सो हाउ टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी हम तीसरे इसके एप्लीकेशन पे आ गए हैं। तो अगर आपको याद हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का फॉर्मूला था हमारे पास E/V -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगेन ये फॉर्मूला नहीं है तो आप टीपीडी और इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। फिलहाल के लिए भी समझा दूं कि अगर एक सेल है E, इसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इट इज कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल सर्किट R, उस केस में दिस इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। अगर इसी कॉन्सेप्ट पे जाएं तो यहाँ पर E, अगर इस सर्किट में देखें और इस सेल की अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो E इज E2, पोटेंशियल इज V और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट R2, राइट। सो इस केस में अगर हम ये देखें तो इट्स बिकम E2/V -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R2, दिस शुड बी इंटरनल रेजिस्टेंस। और E2 इज नथिंग बट KL1, अभी भी हमने मेजर करा जब वो हमारा स्विच ऑफ था। TPD इज नथिंग बट KL2 व्हेन स्विच इज ऑन, -1 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हम ही लगा रहे होंगे तो हमारे को नो नहीं होगा। इस तरीके से देखो K की भी जरूरत नहीं है। हम ये दो डिफरेंट जो लेंथ हमारे को मिलेगा ऑन और ऑफ होने पे स्विच के, उसका रेशियो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 2। सो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका है। सो एक ही सर्किट से हम तीनों एप्लीकेशन को समझ पा रहे हैं। तीनों एप्लीकेशन से मेरा मतलब है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से समराइज करना चाहूँगा। अगर समझ में आ गई है बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक बार लास्ट समरी हम इसका फिर से देख लेते हैं। हमारा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, ऑलराइट। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ R2 एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी है। अब ये स्विच अगर हमारा ओपन है, मतलब यहाँ से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही, उस केस में I is 0, तो उस केस में यहाँ E2 बैलेंस्ड होना चाहिए। और लेट कर लेते हैं वो E2 बैलेंस्ड हो गया लेंथ L1 पे, राइट। इट इज बैलेंस्ड एट लेंथ L1, राइट। सो वी कैन से दिस E2 is nothing but K times L1 using the principle of potentiometer, right? So पहली इक्वेशन हमारे पास क्या मिल गई, E2 is equals to K times L1। As soon as हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, करंट ड्रॉ हो चुका है, नॉन जीरो हो चुका है। और नाउ दिस E2 reduced to, अगेन मेरे इस स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, दिस E2 reduced to now TPD, that is potential terminal potential difference। Now this TP जो रिड्यूस घटा हुआ TPD है वो बैलेंस्ड होगा, और ऑब्वियस है कि उसको बैलेंस करने के लिए हमें कम लेंथ की रिक्वायर होगी। तो नेक्स्ट जो नल पॉइंट मिला हमारे को वो L2 पे मिला। दिस इज द नल पॉइंट 1 EMF वाले केस में, दिस इज द नल पॉइंट 2। सो ऑब्वियस है कि दिस TPD इज नथिंग बट K टाइम्स L2। और स्विच ऑन और स्विच ऑफ के साथ हमें ये दो इक्वेशन मिल चुकी है और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होता है, that is E2/V -1 into external resistance, that is R2। तो इस तरीके से हमने E2 की वैल्यू पुट करी, R2 की वैल्यू पुट करी, सॉरी V की वैल्यू पुट करी, और हमने इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया प्रैक्टिकली, बिकॉज L1 और L2 तो हम मेजर कर ही लेंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमारा ही लगाया हुआ होगा। तो एक ही सर्किट में स्विच ऑन स्विच ऑफ करके हम EMF, TPD, इंटरनल रेजिस्टेंस
तीनों मेजर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।